दुनियादारी इज ब्रॉट टू यू बाय आकाश डिजिटल। अब तैयारी करो ऑनलाइन। हर रूम को क्लासरूम बनाते हैं, टेस्ट सेंटर को उठा के घर ले आते हैं। जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। आपने कभी रेड बुल का नाम सुना है? स्टील कैन में आने वाली एनर्जी ड्रिंक। इसकी पंच लाइन है रेड बुल गिव्स यू विंग्स। इसके विज्ञापनों की माने तो वो भालू, जेब्रा, मछली से लेकर इंसानों तक में पंख लगा देता है। आज आपको इसी अरबपति कंपनी के वारिस की कहानी सुनाएंगे। वो वारिस जिसे उसके असल नाम से ज़्यादा लोग बॉस कहकर बुलाते हैं। सुनाएंगे 2012 की एक सुबह का किस्सा, जब शराब के नशे में धुत एक रईसजादे की गाड़ी में सचमुच के पंख निकल आए। उन पंखों ने किसी की जान ली। कहा गया कि जिसकी जान गई वो खुद ही मरने के लिए गाड़ी के आगे आ गया। क्या है ये पूरा मामला? बात 8 बरस पुरानी है। तारीख थी 3 सितंबर 2012। जगह थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। सुबह के 5 बजने वाले थे। रात का अंधेरा भी पूरी तरह छटा नहीं था। रात की ड्यूटी में तैनात पुलिस सार्जेंट विशेन क्लानपासर्ट बाइक पर बैठकर एक वारदात का मुआयना करने जा रहे थे। एकाएक पीछे से आ रही एक काले रंग की फरारी सार्जेंट विशेन की बाइक से टकराई। सार्जेंट विशेन हवा में उछलते हुए सड़क पर गिरे। उस ब्लैक फरारी के पहिए सार्जेंट विशेन के शरीर को धकेलते हुए कई मीटर तक आगे ले गए। इसके बाद वो काली फरारी उनकी लाश को सड़क पर छोड़कर अंधेरे में गायब हो गई। वारदात के कुछ देर बाद मौके पर पुलिस पहुंची। देखा सड़क पर तेल की एक लंबी लकीर बनी है। पुलिस को लगा कि हो न हो ये तेल उसी टक्कर मारने वाली कार से निकला है। उस लकीर का पीछा करते हुए पुलिस की टीम पहुंची एक आलीशान घर। जानते हैं घर किसका था? यह था थाईलैंड के सबसे अमीर, सबसे रसूखदार परिवारों में से एक का। इस घर में रहता था चलेयाओ युविथिया परिवार। चलेयाओ युविथिया जिन्होंने रेड बुल ड्रिंक बनाई थी। 1987 में ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन दित्रिक मास्टेसिस के साथ मिलकर युविथिया ने इस ड्रिंक का इंटरनेशनल बिजनेस शुरू किया। एक बड़ा व्यावसायिक साम्राज्य बनाया। युविथिया मार्च 2012 में गुजर गए, लेकिन अपने 11 बच्चों के लिए अथाह दौलत छोड़ने के बाद। इस दौलत में रेड बुल कंपनी के 49% मालिकाना हक के अलावा अस्पताल, रियल एस्टेट, फरारी डीलरशिप और स्पोर्ट्स टीमें शामिल हैं। अब एक्सीडेंट पर लौटते हैं। परिवार से आप मिल लिए। हमने आपको बताया कि तेल की लकीर का पीछा करते हुए पुलिस युविथिया फैमिली के घर पहुंची। पुलिस ने सर्च वारंट मंगवाया, घर में दाखिल हुई और वहाँ गैराज में उन्हें दिखी एक ब्लैक फरारी। इसके आगे का हिस्सा पिचका हुआ था, एयरबैग खुले थे। देखकर लग रहा था कि गाड़ी कहीं बुरी तरह ठोकी गई है। पुलिस ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन प्लेट से मालिक का नाम निकलवाया। पता चला कि यह कार चलेयाओ युविथिया के पोते वोरायूथ की है। वोरायूथ के पिता का नाम है चालेरम युविथिया, जिन्हें अपने पिता की मौत के बाद उनके कारोबार का सबसे बड़ा हिस्सा मिला। फोर्ब्स के मुताबिक चालेरम थाईलैंड के दूसरे सबसे बड़े अमीर हैं। उनके पास अनुमानित संपत्ति है करीब 1,50,000 करोड़ रुपए। चालेरम के 3 बच्चे हैं। इन 3 में से एक हैं वोरायूथ उर्फ बॉस, जिनके नाम पर वो ब्लैक फरारी रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने युविथिया परिवार से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट के समय वोरायूथ नहीं, कोई और गाड़ी चला रहा था। परिवार ने एक आदमी को भी खड़ा कर दिया। उसने भी एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी चलाने की बात कबूली। पुलिस को शक था कि बयान झूठा है। वो वोरायूथ को पुलिस स्टेशन ले गए। पूछताछ के दौरान नशे में धुत वोरायूथ ने पुलिस सार्जेंट विशेन को उड़ाने की बात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने उन पर हिट एंड रन समेत कई केस दर्ज किए। वोरायूथ को बचाने के लिए फिर झूठी गवाही देने वाले लोगों पर जुर्माना भी लगा। पुलिस के मुताबिक हादसे के समय न केवल वोरायूथ ने जमकर शराब पी थी, बल्कि वो 177 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहे थे। और आप जानते हैं थाईलैंड में स्पीड लिमिट क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। केस दर्ज हुआ और वोरायूथ को जमानत भी मिल गई। जी, इसके बाद शुरू हुआ कोर्ट केस। इसके लिए ज़रूरी था कि वोरायूथ अदालत में पेश हो, लेकिन वो आते ही नहीं थे। कभी वकील कहते हैं कि वोरायूथ बीमार है, कभी कहते हैं कि बिजनेस के काम से बाहर है। तारीखें बीतती गई, अदालतें सब्र दिखाती रहीं और कोर्ट के इस असाधारण संयम पर भी सवाल खड़े होने लगे। थाईलैंड की जनता ने कहा कि क्या कोर्ट किसी आम आदमी के साथ भी इतनी ही उदारता दिखाता? इस उदारता के अलावा भी सिस्टम में नीचे नीचे बहुत कुछ चल रहा था। केस से जुड़े अहम फैक्ट बदले जा रहे थे।
मसलन एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने कहा था कि वोरायूद की गाड़ी 177 किलोमीटर की स्पीड में थी। 2000 में आकर पुलिस के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने यह तथ्य पलट दिया। कहा कि एक्सीडेंट के वक्त वोरायूद की गाड़ी 79 की स्पीड में थी, यानी लिमिट से 1 किलोमीटर कम। फैक्ट्स में लाई जा रही ये तब्दीलियां वोरायूद को बचाने की कोशिश मानी गई। थाईलैंड में हंगामा हुआ और फिर दबाव में आकर एक्सीडेंट के 5 साल बाद अप्रैल 2017 में वोरायूद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ, लेकिन तब तक वो देश छोड़कर भाग चुका था। वो कहाँ है ये जानकारी किसी के पास नहीं थी। उस भगोड़े को पकड़ने के लिए इंटरपोल वारंट भी जारी हुआ, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद आता है 2019 का साल। इस बरस अचानक से 2 चश्मदीद प्रकट होते हैं। कहते हैं कि वारदात के समय वो घटनास्थल पर मौजूद थे। इनके मुताबिक घटना के समय वोरायूद की फरारी बमुश्किल 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी प्रति घंटा। इन दोनों गवाहों में से एक थे जारुचार्ट मार्थोंग। उन्होंने कहा कि मैं वारदात वाली रात अपने ट्रक से कहीं जा रहा था। मैंने देखा कि सार्जेंट विशेन ने तेजी से कट लिया और उनकी बाइक फरारी से जाकर भिड़ गई। वोरायूद मजे से विदेश में कहीं बैठा था और उसके पीछे थाईलैंड में ये फर्जी बयानबाजियों का, गवाहियों का तमाशा हो रहा था। तमाशे का अगला बड़ा अंक खेला गया 23 जुलाई 2020 को। इस दिन थाईलैंड के अटॉर्नी जनरल ऑफिस से खबर आई। पता चला कि वोरायूद पर दर्ज केस वापस ले लिए गए। इस ऐलान से एक बार फिर थाईलैंड में हल्ला मचा। जनता ने कहा कि रईसों और गरीबों के लिए 2 अलग-अलग जस्टिस सिस्टम है। नाराज जनता ने रेड बुल उत्पादों के बहिष्कार की मांग भी कर दी। इसने इतना तूल पकड़ा कि गूंज संसद तक पहुंची और 29 जुलाई को प्रधानमंत्री प्रायुत चान-ओचा का बयान आया। उन्होंने वोरायूद पर लगे आरोप हटाने की तफ्तीश के लिए एक जांच समिति बनाने का ऐलान किया। पर इससे पहले कि आगे कुछ हो पाता, उन 2 रहस्यमयी चश्मदीदों में से एक जारुचार्ट मार्थोंग की खबर आई। पता चला कि 30 जुलाई को मार्थोंग का एक रोड एक्सीडेंट हुआ। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि मार्थोंग एक खाली सड़क पर बाइक से जा रहा है। अचानक उसकी बाइक बराबर में चल रही एक दूसरी बाइक से टकराई। हादसे में दूसरा बाइक सवार बच गया। मार्थोंग की मौत हो गई। क्या ये दुर्घटना थी या हत्या? क्या जांच समिति बनने के अगले दिन हुई उसकी मौत केवल संयोग थी? अगर ऐसा है तो एक्सीडेंट के बाद उसका मोबाइल किसने और क्यों गायब किया? क्या मार्थोंग सच में चश्मदीद था या उसने किसी के कहने पर वोरायूद को बचाने के लिए झूठी गवाही दी थी, उसी आदमी की तरह जिसने वारदात के समय वोरायूद की गाड़ी चलाने का दावा किया था? क्या झूठी गवाही की पोल खुलने के डर से उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा दिया गया? मार्थोंग की एकाएक हुई मौत पर ऐसे कई सवाल थाईलैंड में उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच 4 अगस्त को एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। इस दिन प्रधानमंत्री द्वारा गठित जांच समिति ने बताया कि उन्हें कुछ नए सबूत मिले। कन्फर्म हुआ कि वारदात के समय वोरायूद की फरारी 177 किलोमीटर की स्पीड में थी, ना कि 89 की। ये कन्फर्मेशन कहाँ से आया? एक फिजिक्स के प्रोफेसर के हवाले से। ये प्रोफेसर वारदात के बाद बनाई गई ओरिजिनल जांच टीम का हिस्सा थे। सबसे पहले उन्होंने मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का मुआयना किया और 177 किलोमीटर वाली बात कही, लेकिन उनकी ये रिपोर्ट बाद में केस फाइल से हटा दी गई। जांच समिति ने इस फैक्ट को गंभीरता से लिया, दोबारा जांच शुरू करने की सिफारिश की। पुलिस से ड्रग्स के एंगल पर भी फोकस करने को कहा। ऐसा इसलिए कि घटना की सुबह वोरायूद के ब्लड टेस्ट में ड्रग्स के अंश पाए गए थे। जांच समिति की सिफारिश के बाद 10 अगस्त को अटॉर्नी जनरल का फिर बयान आया ऑफिस का। उन्होंने 20 अगस्त तक पुलिस से रिपोर्ट जमा करने को कहा। पब्लिक प्रेशर के कारण जांच में चुस्ती आई, लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल है कि क्या वोरायूद को थाईलैंड वापस लाया जा सकेगा? अदालत के कटघरे में खड़ा किया जा सकेगा? सजा मिलेगी क्या अगर वो दोषी है? ये हाई प्रोफाइल मामला आपने जान लिया। आखिर में खुद से पूछिए, आपने इस घटना से क्या सबक सीखा? मैंने तो यही कि सारी कुंजी जनता के हाथ में है। उसके हाथ में है कि या तो वो चुपचाप अन्याय देखती रहे या फिर एकजुट होकर सवाल करे और सिस्टम में बदलाव लाए। ये था दुनियादारी में बड़ी खबर का सेगमेंट। अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी मोजाम्बिक से है। इसका मुख्य बंदरगाह है मुकिमबुदा प्राइया। इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने इस पोर्ट पर कब्जा कर लिया है। शहर में मौजूद पुलिस वाले और सुरक्षाकर्मी जान बचाकर भाग गए। बंदरगाह के पास ही मोजाम्बिक का बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। खबर है कि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए आतंकवादी शहर में मौजूद आम लोगों को ढाल बना रहे हैं। दूसरी सुर्खी ताइवान से है। यहाँ सरकार ने 13 अगस्त को 2021 के रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा। इसमें 10.2% के इजाफे की पेशकश की गई। इतनी बड़ी वृद्धि की वजह है चीन ने बीते दिनों ताइवान के नजदीक सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी। उसके लड़ाकू विमान नियमित रूप से ताइवानी सीमा के नजदीक उड़ान भर रहे हैं। तीसरी सुर्खी न्यूजीलैंड से है। यहाँ 102 दिनों तक कोरोना की कम्युनिटी ट्रांसफर का कोई केस नहीं आया। सबने माना न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त हो गया। हमने भी आपको दुनियादारी में खबर दी थी, लेकिन अब वहाँ पर फिर से नए केस आ रहे हैं। 13 अगस्त तक नए मामलों की संख्या बढ़कर 36 हो गई। आपने संख्या सही सुनी, 36 हो गई और इस पर कोई देश चिंतित भी है। संक्रमण के सोर्स का अभी तक पता नहीं चला। इस नए आउटब्रेक के कारण ऑकलैंड शहर में लॉकडाउन भी लगा दिया गया।
ये थी सुर्खियां। अब बारी तारीख सेक्शन की। आज तारीख है 13 अगस्त और इसका संबंध है एक कुख्यात सरहद से जिसने कटीले बाड़ों से शुरुआत की और विकराल दीवार का रूप ले लिया। कहानी जर्मनी की है। दूसरे वर्ल्ड वॉर में हार के बाद जर्मनी को 4 टुकड़ों में बांटा गया। एक हिस्सा अमेरिका का, एक ब्रिटेन का, एक फ्रांस का और एक सोवियत का। इसमें शुरुआत के 3 देश अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस पूंजीवादी दोस्त थे, जबकि सोवियत में था कम्युनिस्ट सिस्टम। ऐसे में जल्द बंटवारा हो गया पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का। पश्चिमी जर्मनी में वेस्ट का असर, पूर्व में सोवियत का। अमेरिका एंड टीम ने पश्चिमी जर्मनी में खूब निवेश किया। यहाँ की लाइफस्टाइल सोवियत वाले पूर्वी जर्मनी से बेहतर थी। ऐसे में वहाँ के लोग यानी पूर्वी जर्मनी के लोग पलायन करके पश्चिमी जर्मनी में आने लगे। सोवियत को इसमें अपना अपमान नजर आया। सोवियत लीडरशिप ने इस पलायन को रोकने का फैसला किया और इस मंशा से 13 अगस्त यानी आज के दिन 1961 के साल में एक बंटवारा शुरू हुआ। सोवियत ने जर्मनी के दोनों हिस्सों के बीच कटीली तार लगानी शुरू की। जल्द ही तार की जगह करीब 140 किलोमीटर लंबी और 12 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई। इस दीवार के पास थोड़ी थोड़ी दूर पर 302 टावर बनाए गए। वहां बैठे सोवियत के पहरेदार सुनिश्चित करते कि कोई दीवार क्रॉस ना कर सके। इन दीवारों के पास खाइयां खोदी गई, हाई वोल्टेज बिजली के तार लगाए गए, लैंडमाइंस बिछाई गई। मतलब इतना पुख्ता इंतजाम कि दीवारें फांदने आया आदमी मारा जाए। यही दीवार कहलाई बर्लिन की दीवार, बर्लिन वॉल। कोल्ड वॉर के सबसे कुख्यात प्रतीकों में से एक। 1961 में बनी ये दीवार टूटी 9 नवंबर 1989 को। उस रोज दुनिया ने देखा कि एक भीड़ बेलचे और कुल्हाड़ियों से मार मार कर दीवार गिरा रही है। ये मंजर सोवियत की डूबती नैया का सबसे मजबूत प्रतीक था। आज की दुनियादारी में इतना ही। आखिरी में बारी हमारे आखिरी सेगमेंट विश्व कविता की। इसमें आज आपको सुनवाते हैं मशहूर जर्मन कवि बर्तोल्ट ब्रेख्ट की एक कविता। हिंदी में इसका अनुवाद किया है मंगलेश डबराल ने। कविता का हिंदी में शीर्षक है एक आरामदेह कार में सफर करते हुए। कविता सुनिए, हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया। देहात की एक बरसाती सड़क पर एक आरामदेह कार में सफर करते हुए हमने देखा शाम के वक्त चीथड़ों में लिपटा एक आदमी बिल्कुल झुका हुआ कार में जगह पाने की विनती करता था। हमारे पास एक छत थी और जगह थी और हम चलते जा रहे थे और सबने सुना मुझे चिड़चिड़ी आवाज में कहते हुए, नहीं, हम किसी को नहीं ले जा सकते अपने साथ। हमने एक लंबा रास्ता तय किया, शायद दिन भर का सफर, और तब अचानक मैं दंग रह गया अपनी उस आवाज पर, अपने उस व्यवहार और इस पूरे संसार पर। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द ललन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।